अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हालात व वाक़यात के एतबार से आज का दिन काफ़ी अहम रहा। आज हम देखेंगे अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, फौजी अदालतों का मामला, बेंच फिर टूट गया, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दुबई में मुलाकातें, कुछ नया होने जा रहा है, और IMF से मुआहदे की उम्मीद, स्टॉक मार्केट एक दिन में 1200 पॉइंट्स ऊपर। कि जो काम दुश्मन पिछले 76 साल से न कर सका, वो 9 मई को बिलाशुबा पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब तक की तहकीकात से साबित हुआ है कि साने 9 मई की मनसूबाबंदी गुज़श्ता कई महीनों से चल रही थी। लोगों के जज्बात को इश्तिआल दिलाया गया और फौज के खिलाफ उकसाया गया। अब तक की तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं और मुसलसल मिल रहे हैं। नाज़रीन, पाक फौज ने तारीख साज मुफस्सल खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल करते हुए 9 मई को फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, जबकि 15 अफसरान बशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान का कहना था कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है और जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। फौज के खुद एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या मुआशरती हैसियत में कोई तफरीक नहीं रखी जाती। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार अफसर की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार अफसर का दामाद, रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की बेगम और दामाद नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर इस एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं और इससे मुराद ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं, ये कोई 9 मई के बाद मार्ज वजूद में नहीं आई, बल्कि इस एक्ट के तहत पहले से फाल थी और मौजूद थी। इन स्टैंडिंग कोर्ट्स में, जैसा मैंने आपको बताया, 102 शरपसंदों के केसेस सिविल कोर्ट्स ने सबूत और कानून के मुताबिक। DGI SPR का कहना था कि शोहदा के खानदान आज पूरी कौम और हम सब से कड़े सवाल कर रहे हैं, और वो ये हैं कि क्या उनके प्यारों ने इस कौम के लिए इसलिए कुर्बानियां दी थी कि उनकी निशानियों को इस तरह बेहुरमत किया जाए। DGI SPR ने कहा कि आर्मी एक्ट आईने पाकिस्तान और कानून का कई दहाइयों से हिस्सा है और इसके तहत सैकड़ों मुकदमात निपटाए जा चुके हैं। बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने इसकी अमल को पूरी जांच के बाद तौसीक की है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के हवाले से मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि इस मसले का हल जरूरी है और हुकूमत पाकिस्तान संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। DGI SPR ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी इंतशार से है। अगर हमने इस इंतशार का रास्ता ना रोका तो ये बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार करेगा। एक सवाल के जवाब में चेयरमैन PTI की जानिब से आर्मी चीफ से बात करने के मुतालिक DGI SPR का कहना था कि पाक फौज चाहती है कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो। 15 मई की फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जारी की गई प्रेस रिलीज में भी इस बात पर जोर दिया गया। हम ये चाहते हैं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सियासी स्टेक होल्डर्स बैठ के कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आए और जो जमहूरियत की इक़दार हैं पाकिस्तान में वो मजीद मजबूत हो। उसी नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यह सवाल किया गया कि 9 मई के वाक़े का मंसूबा साज कौन है, इस पर DGI SPR का कहना था कि हतमी तौर पर यह कहना कि मास्टरमाइंड कौन है कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से अपने ही लोगों की अपनी ही फौज के खिलाफ जहन साजी की। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए अहम नकात पर हम 6 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1,
DGISPR की मौजूदा हालात के तनाजुर पर गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग कितनी अहमियत की हामिल है? सवाल नंबर 2, क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरे कप्तान के फौजी ट्रायल की बुनियाद डाल दी गई है? सवाल नंबर 3, DGISPR ने कहा कि पाक फौज चाहती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करें। क्या फौज के तर्जुमान ने मेरे कप्तान को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि आर्मी चीफ से उनका राब्ता अब कभी नहीं होगा? सवाल नंबर 4, क्या सियासी मुखालिफिन से राब्ता करने के अलावा मेरे कप्तान के पास कोई और ऑप्शन है? सवाल नंबर 5, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुल्क के हालात में इस्तेहकाम आएगा या मेरे कप्तान और उनकी जमात की पॉलिसी वही रहेगी? सवाल नंबर 6, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और PDM रहनुमाओं की दुबई में मुलाकातों के बाद मुल्क का नया सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं। साफ़ी साहब, एक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जा सकती है, बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज DGISPR की जानिब से। 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स, 3 ऑफिसर्स जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल हैं, 3 मेजर जनरल्स हैं, 7 ब्रिगेडियर्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पहले ज़रा अपना रद्द-ए-अमल दीजिएगा, किस तरह देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप? देखिए मंसूर साहब, मेरे ख्याल में इसमें कोई नई बात नहीं थी। नई बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने उन ऑफिसर्स की तफसील दे दी जिनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई की गई है या कार्रवाई हो रही है। बाकी तो बुनियादी तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखें तो वो कोर कमांडर्स मीटिंग और फिर फॉर्मेशन कमांडर मीटिंग के बाद जो मुत्तफ़िका और मुश्तरका प्रेस रिलीज जारी हुआ था, तो ये उसकी तशरीह थी। और उसमें असल में जो सख्त टकरा था वो वही था जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन ने भी गुज़िश्ता 70 सालों में पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ वो सलूक नहीं किया या उसकी वो बेतौकीदी नहीं की जो कि सियासी लिबादा ओढ़े हुए एक ग्रुप ने कर दिया। और आज उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के और उसकी क़यादत के उस रिजॉल्व को या कमिटमेंट को रिट्रेट किया और उसकी तफसील बयान की कि इस मामले में अगर वो अपने इस लेवल के ऑफिसर्स की कुर्बानी दे सकते हैं तो वो उसके मनसूबा साज़ों को या उनके सहूलतकारों को किसी भी सूरत छोड़ेंगे नहीं और उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा साफ़ी साहब, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लीज नोट की कि मेरे कप्तान का नाम नहीं लिया गया, उनकी जमात का नाम नहीं लिया गया, इशारों कनाइयों के अंदर गुफ्तगू हुई। ये क्या वजह हो सकती है आपकी नज़र में? देखिए, एक तो ये की वजह ये है कि हमारे अक्सर लोग और खुद शायद कप्तान से भी ये गलती हो रही है या जो लोग अभी तक उनके साथ जुड़े हुए हैं कि वो उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के आईने में देख रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि शायद ये, या कुछ लोगों का ये ख्याल है या कुछ जजेस का ये ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल इवेंट था जिसमें ये मिसहैप्स हो गए। लेकिन जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और उनसे मुताल्लिक़ा इदारे हैं वो पहले दिन से इसको एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी समझते हैं जिसमें PTI को इस्तेमाल किया गया और उसमें PTI में सिर्फ मखसूस लोग ऑन बोर्ड थे और इसीलिए वो बिल्कुल इसको एक दूसरी तरह की कार्रवाई समझते हैं जिसका मकसद फौज को डिमोरलाइज करना, फौज में फूट डालना और फौज को बेतौकीर करना था। और उसके नतीजे में जाहिर बात है कि लोग ग्राउंड पे तो और लोग इस्तेमाल हुए हैं और अब जब तक अदालत से उसके मंसूबासाज की या खुद PTI के सरबरा की जिम्मेदारी साबित नहीं हो जाती तब तक, क्योंकि फौज के एक जिम्मेदार इदारे के तर्जुमान की हैसियत से नाम उन्होंने अगर उनकी किया तो उन्होंने किसी और सिविलियन का भी नाम नहीं लिया। लेकिन उसके इशारे सारे उनकी तरफ थे क्योंकि उनका ये था कि भाई कौन लोग थे कि जिन्होंने ये माहौल पैदा किया। और तो जाहिर बात है कि वो इमरान खान साहब थे। इससे पहले भी उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप के बारे में इसी तरह के का लहजा इस्तेमाल किया और मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप के बारे में भी वो ये लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा साफ़ी साहब, एक और चीज़ ज़ाहिर बात है इसकी टाइमिंग के हवाले से भी सवाल किया जा रहा है कि एक जगह सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक ही इस वक्त केस की समाअत चल रही है। ऐसे मौके के ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, क्या इसमें भी कोई पैगाम है?
जी, मैं समझता हूँ कि इसमें भी ये पैगाम है। एक तो पहली बात ये कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि क्या हमारे बाज़ वकला साहिबान या हमारे बाज़ मीडिया पर्सन भी या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते, क्योंकि पाकिस्तान हमारे इलाकों में तो मिलिट्री कोर्स वो 2015 से कायम हुए थे और उसमें सैकड़ों लोगों को सजाएं दी गई है और फिर उसमें से सिर्फ कोई 200 के करीब जस्टिस सैयद वकार ने जो फैसला दिया वो इस बुनियाद पे फैसला नहीं दिया था कि वो कोई मिलिट्री कोर्ट्स गैर कानूनी है या आइन में उनकी गुंजाइश नहीं है, बल्कि वो इस बुनियाद पे दिया था कि उनको सफाई का पूरा मौका नहीं दिया गया। तो इमरान खान साहब जो कि अब इसमें एक पिटीशनर है, उनकी हुकूमत उसके खिलाफ इसी सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने उन लोगों की बरीयत के खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दिया जो आज तक मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायजीजा के नोट में भी उसका जिक्र है कि 4 साल गुजरने के बावजूद हमने उसकी समाअत नहीं की। उन इलाकों में इंटरनेट सेंटर मौजूद है। अब मंजूर पश्तीन के 3-4 बंदे वो पिछले कई माह से उधर हैं, न उनसे कोई मुलाकात, न वकील तक रसाई, न कुछ और। अब एतजाज हसन साहब को या लतीफ कोसा साहब को या किसी जज को उनकी तो फिक्र नहीं हो रही है, लेकिन जब यहाँ इमरान खान साहब की जात से मुतालिक आ गया तो एतजाज साहब भी हरकत में आ गए हैं और वो भी लतीफ कोसा भी और जजेस भी हरकत में आ गए हैं। तो जाहिर बात है कि ये दोहरा सलूक वो हम जैसे सिविलियन को अगर गवारा नहीं है तो एक मिलिट्री के और पूरी फौज के और पूरी फोर्सेस के वकार और उनकी रिस्पेक्ट और उनकी इज्जत से मुतालिक अगर एक मामला हो तो उससे मुतालिक अगर अदालत इस तरह की कार्रवाई कर रही है तो उससे बजा तौर पर वहाँ तशवीश होगी। अब साफी साहब, एक आखिर में सियासत के हवाले से एक सवाल किया गया उनसे कि मेरे कप्तान बार बार अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कहते हैं कि वो आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके जवाब में DGISPR का ये कहना था कि सियासी जो कुव्वतें हैं वो आपस में बैठ के मुज़ाकरात करें। तो क्या ये कहा जा सकता है कि उनको ये सिग्नल दे दिया गया है, वाज़े तौर पर पब्लिकली कह दिया गया है कि जनाब अब आपका आर्मी चीफ से मिलना नामुमकिन है? जी बिल्कुल, देखिए उनकी एक गलतफहमी ये थी कि उन्होंने जनरल आसिफ मुनीर को जनरल कामिल जावेद बाजवा समझ लिया था और उन्होंने जनरल नदीम अंजुम साहब को जनरल फैज हमीद साहब समझ लिया था। आप जानते हैं वो दूसरी तबीयत के मालिक थे और मैं इस वक्त अच्छाई या बुराई की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक आर्मी चीफ जिसको पहले आपको एक अच्छी बात बताने और आपकी भलाई की बात बताने के बुनियाद पे DGISI के मनसब से हटा दिया, उसके बाद फिर आपने उनके आर्मी चीफ बनने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे किए, उसमें तमाम रुकावटें डाली। आपने DGISI की तकर्री को भी डिस्प्यूटेड बना दिया। फिर उसके आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने अभी तक कोई सियासत से अगर वो इंतकामी मिजाज के हामिल होते तो फिर इमरान खान को लाने वाले जो लोग थे उनके इदारे के अंदर उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब पहले तो उनके सबऑर्डिनेट के नाम लेते रहे कि वो मेरे कत्ल में मुलविस है, वो मेरा ये कर रहे हैं, और फिर खुद उनका भी नाम लेने लगे ये मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है तो उनकी तरफ से हो रहा है। और दूसरी तरफ इन्होंने कोई दर नहीं तोड़ा, कोई दरवाजा नहीं तोड़ा जिसमें इन्होंने जनरल आसिफ मुनीर साहब से मिलने की और दरपर्दा डील करने की कोशिश नहीं की। तो उनकी तरफ से मेरी मालूमात के मुताबिक मुस्तकिल ये जवाब मिल रहा है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और आपने अगर कोई बात करनी है तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कर लीजिए। यही वजह है कि इमरान खान साहब इस वक्त बिल्कुल डेस्परेट नजर आते हैं और अब वो खुल के इसका इजहार भी करने लगे हैं कि मैं तो मुलाकात का टाइम मांग रहा हूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब आपका। नाज़रीन, सीनियर तजियाकार सलीम साफ़ी हमारे साथ मौजूद थे और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतल्लिक अहम तरीन केस की समाअत जारी है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई है, लेकिन आज का बड़ा एक अहम तरीन दिन था जब सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत आम शहरियों के मुकदमा चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर समाअत आज भी जारी रही। समाअत के आगाज पर ही वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज उठा दिया, जिसके बाद केस की समाअत करने वाला 7 रुकनी बेंच भी टूट गया और 6 रुकनी बेंच ने समाअत का सिलसिला आगे बढ़ाया। जब यह बेंच तश्कील हुआ था तो इसमें 9 जज साहिबान शामिल थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के अलहदा हो जाने के बाद 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत जारी रखी। आज समाअत शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में शामिल होने पर एतराज उठा दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैंने तो पहले ही दिन आकर कहा था कि किसी को कोई एतराज है तो बता दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी ख्वाहिश पर बेंच नहीं बन सकते, हुकूमत अदलिया की तस्दीक ना करे, हुकूमत हमें हम ख्याल जजेस का ताना देती है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया, हमने अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों को सजा नहीं सुनाई। अदालत के फैसलों पर अमल दरामद अखलाकी जिम्मेदारी है। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं, बहुत से लोगों के पास छड़ी है लेकिन उनके पास अखलाकी जवाब क्या है। अटॉर्नी जनरल का एतराज सामने आने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को 7 रुकनी बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से अलग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने समाअत दोबारा शुरू की। दोबारा समाअत के आगाज पर चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान रोस्ट्रम पर आए और अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारी दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले पर बाद में आएंगे, अभी हम एक सेटबैक से रिकवर करके आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए मजीद रिमार्क्स दिए कि यहाँ दलाइल के बजाय दीगर हरबे आजमाए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार जुनेद रज़ाक के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि ट्रायल सिर्फ आर्टिकल 175 के तहत तैनात किया गया जज कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या अफवाज के अफसरान का भी मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बरतानिया और अमेरिका में मखसूस हालात में फौजी अफसरान के फौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर किसी अदालत में ट्रायल से मेरे आईनी हकूक मुतासिर नहीं होते तो फिर खुसूसी अदालत में केस चल सकता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अभी किसी का ट्रायल शुरू हुआ। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि अभी किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप फिर मफरूज़ों पर बात ना करें कि ट्रायल होगा तो यूं होगा, ऐसे तो कल मिलिट्री अफसरान के ट्रायल पर भी बात की जाएगी। हमारे पास कल आखिरी वर्किंग डे है, मुतल्लिका बात ही करें। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट एक केस में यह असूल तय कर चुकी है कि जुडिशल उमूर जुडिशरी ही चला सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों से मुतालिक मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं, हम बहुत सादा लोग हैं, हमें सादा अल्फाज में बताएं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि हम मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे कहें कि वो अदालतें नहीं हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ऐसी कई अदालतें और ट्रिब्यूनल्स हैं जिनका आर्टिकल 175(3) से ताल्लुक नहीं। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट एक मुतवाज़ी निज़ाम है जिसे अदालत नहीं कह सकते। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि जी मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ सिविलियन को बुनियादी हकूक नहीं मिलते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि आप सिविलियन की हद तक ही ट्रायल चैलेंज कर रहे हैं ना, आप आर्मी ऑफिशियल के ट्रायल को तो चैलेंज नहीं कर रहे। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि नहीं, मैं आर्मी ऑफिशियल्स के ट्रायल चैलेंज नहीं कर रहा। समाअत के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा कि हम तमाम दरख्वास्त गुजारों को सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं ओपन ट्रायल हो। उन्होंने इस्तदा की कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी मकासद के अहदाफ और ख्वाहिशात के हसूल की बात न करें। उज़ैर भंडारी का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई चाहते हैं कि खुली अदालत में ट्रायल हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है कि इस केस की समाअत के दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। जो अफराद गिरफ्तार किए गए उनकी मुकम्मल तफसीलात भी फराहम करें। एतजाज हसन के वकील लतीफ़ खोसा ने बताया कि गिरफ्तार अफराद को वकीलों तक रसाई भी नहीं दी जा रही, ना ही खानदान को मिलने दिया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे नाम बता दें तो मैं आगे बात करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ज़ाती तौर पर इस मामले को देखें। उसके बाद अदालत ने समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, अदालत में होने वाली आज की कार्रवाई पर हम 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब तक ये केस ज़ेर समाअत है उम्मीद है मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल नहीं करेंगे। जबकि डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। इन ट्रायल्स की कानूनी पोजीशन क्या है। सवाल नंबर 2, अगर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान फौजी अदालत किसी को सजा सुना देती है और बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ आ जाता है
तो उस सजा की क्या हैसियत होगी। सवाल नंबर 3, जब मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस की समाअत शुरू हुई तो हुकूमत ने किसी जज पर एतराज़ नहीं उठाया। आज अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में बैठने पर एतराज़ उठा दिया। क्या 2 दिन की समाअत के बाद ये एतराज़ उठाना मुनासिब था? सवाल नंबर 4, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह पर अटॉर्नी जनरल का एतराज़ हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाला ताखीरी हरबा था? सवाल नंबर 5, कल ईद से पहले आखिरी वर्किंग डे है, क्या इस बात का इम्कान है कि कल इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब। आबिद जुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जुबैरी साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई वहाँ पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि हम उम्मीद करते हैं कि फौजी अदालतों के ट्रायल्स अभी शुरू नहीं हुए होंगे, लेकिन आज जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि इन केसेस का अब सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अब इस सिलसिले में अगर कोई फैसला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही फैसला कोई आ जाता है, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो भी ट्रायल्स हो रहे हैं अगर वो जारी रहेंगे, देखिए अभी आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं है इन प्रोसीडिंग्स का, जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स हो रहे हैं आप फरमा रहे हैं 102 लोगों के। तो अगर इवेंचुअली कोर्ट इस नतीजे पहुंचती है कि सिविलियन का ट्रायल ही नहीं हो सकता, तो नेचुरली वो ऑर्डर पास कर देगी, फिर वो ट्रायल्स जो होंगे वो रुक जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। ये पहले भी हो चुका है। 90s में एक महरम अली का केस मशहूर हुआ था कि उसमें कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चले गए थे और उसमें एक शख्स को अंडर टेररिस्ट को फांसी भी हो गई थी। उसके बाद कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ये मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं ये गलत हैं, गैर आइनी हैं। उसके बाद उनके सारे ट्रायल्स वगैरह रुक गए थे। तो अब ये देखना यह है कि कोर्ट कब इस केस का फैसला देती है, जिसके बाद जो भी वहाँ ट्रायल्स होंगे उस पर उसका असर, जो भी अगर फैसला करती है उनके खिलाफ तो वो ट्रायल्स रुक जाएंगे, अगर उसको अपहोल्ड करती है तो वो ट्रायल्स चलते रहेंगे, अपने हतमी नताइज पे पहुँचेंगे। अच्छा जुबैरी साहब, इससे पहले मंसूर अली शाह साहब ने खुद वहाँ पे समाअत के दौरान ये कहा था कि अगर मेरे पे किसी को एतराज़ है तो मैं इस बेंच से अलग होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस दिन जुमे वाले दिन जब इस केस की समाअत हुई तो उस वक्त एतराज़ नहीं किया गया। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो वफाकी हुकूमत की जानिब से एतराज़ उठा दिया गया। क्या दौरान ट्रायल इस तरह पहले ये कह देना कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं और बाद में इस तरह एतराज़ उठाया जा सकता है क्या? मैं समझता हूँ नामुनासिब था, क्योंकि आप देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने आते ही एक बात कही थी कि मेरा एक जो फरीक है उनसे रिश्तेदारी का कोई मामला है, तो अगर किसी फरीक को एतराज़ है तो अभी बता दें, वो मैं बेंच से अलग हो जाऊँगा। तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल साहब या किसी और फरीक ने एतराज़ नहीं किया उनके बेंच में शामिल होने में, और आज आके अटॉर्नी जनरल साहब ने ये एतराज़ किया, तो इसके मुझे लगता है कि ये बात सही नहीं है। लेकिन एक्चुअली उन्होंने अंडर इंस्ट्रक्शंस किया होगा फेडरल हुकूमत के, तो मैं समझता हूँ कि ये सही बात नहीं थी। अगर एतराज़ था तो पहले दिन ही कर देना चाहिए था, ताकि वो केस 2 दिन सुनने के बाद और केस से वो आज अलग हो गए जस्टिस मंसूर अली शाह। तो ये जुबैर साहब 9 रुकनी बेंच से करते करते अब ये 6 रुकनी बेंच बन चुका है, लेकिन जारी बात है समाअत तो फिर भी चल रही है। तो क्या इसको ये देखा जाएगा कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? देखिए, तारीखी मुझे तो नहीं मालूम उन्होंने वो करें उसको समाअत को तूल देने के लिए वो करें उसमें, लेकिन इशू ये है कि उन्होंने आज उसको उठा दिया एतराज़, वो जज साहब अलग हो गए। मैं समझता हूँ कि ये सही एतराज़ नहीं था। अगर उनको एतराज़ था तो पहले दिन ही कर देते। खैर अब उन्होंने कर दिया, वो जज से अलग हो गए, लेकिन उनका ये हरबा अगर आप जैसे फरमा रहे हैं उसको ताख़ीर देने के लिए था, तो वो इतना कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि बेंच प्री कॉन्स्टिट्यूट और 6 मेंबर बेंच अब इस केस को सुन रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब आपका। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। केस की समाअत एक दफ़ा फिर अब कल के लिए मुलतवी हुई है। बड़ा अहम केस है, तमाम तर नजरें इसकी तरफ हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ इस केस की समाअत भी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ सियासत के मामलों के हवाले से बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। दुबई में क्या कुछ हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सर जोड़ कर बैठे हुए हैं, और आने वाली निगरान हुकूमत और क्या कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं, और साथ ही साथ क्या नवाज शरीफ साहब जल्द ही पाकिस्तान वापस आने वाले हैं। इन तमाम मामलों के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तवील अरसे बाद दुबई एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बन गया है। PDM में शामिल जमातों के कुछ रहनुमा दुबई पहुंच चुके हैं और जो अभी तक नहीं पहुंचे वो पहुंचने वाले हैं।
मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई पहुंच चुके हैं, जबकि शहबाज शरीफ दुबई पहुंचने वाले हैं। गो के दोनों पार्टियों के तर्जुमान इन दौरों को निजी दौरे करार दे रहे थे, लेकिन ये सियासी बयान ही निकला। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात हो चुकी है और अभी मजीद मुलाकातों का इम्कान है। एक ऐसे वक्त में जब बजट मंजूर हो चुका है और वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने वाली है, ये मुलाकातें इंतहाई अहम हैं। यकीनी तौर पर उनमें मुल्क का अगला सियासी नक्शा तरतीब दिया जा रहा है। इस वक्त हुकूमती जमातों को बहुत से फैसले करने हैं। निगरान सेटअप का फैसला उनमें सबसे ज़्यादा अहम है। दुबई की मुलाकातों में होने वाले मुमकिन फैसलों के हवाले से हम 6 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, सारी सियासी क़यादत दुबई में इकट्ठी हो गई या होने वाली है? क्या दुबई में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इलेक्शन में नशिस्तों की तकसीम का फॉर्मूला तय हो रहा है? सवाल नंबर 2, आसिफ जरदारी निगरान वज़ीर आज़म अपनी मर्जी से लाना चाहते हैं, क्या मुस्लिम लीग नून उनकी तजवीज़ करदा शख्स पर राजी हो जाएगी? सवाल नंबर 3, पार्लियामेंट में कानून साजी हो रही है और यूं लगता है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म हो जाएगी। वो कानून साजी जो 25 करोड़ लोगों में से 1 या 2 लोगों की खातिर की जाए, उसकी इखलाकी हैसियत क्या होगी? सवाल नंबर 4, नाअहली की मुद्दत खत्म होने के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का इम्कान कितना बढ़ गया है? सवाल नंबर 5, आइंदा इलेक्शन में सिर्फ हुकूमती जमातें ही शरीक होंगी या कोई अपोजिशन की पार्टी भी इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सकेगी? सवाल नंबर 6, अगर फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत के खिलाफ भी आ जाता है तो इसका हुकूमत को अमली तौर पर क्या नुकसान होगा? इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए, ये लंदन से मियाँ साहब आते हैं दुबई, आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ से जाते हैं दुबई, क्या बन रहा है दुबई में? वाई दुबई? पाकिस्तान में ये मीटिंग्स क्यों नहीं हो रही? और लाइटर नोट स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल है पाकिस्तानी कौम लंदन प्लान सुन सुन के थक चुकी थी पिछले 50-60 साल में। हमेशा कॉन्स्पिरेसी, सो कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी, वो कहते थे लंदन प्लान है कोई। अभी भी मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने थोड़े दिन पहले इल्ज़ाम लगाया था कि लंदन प्लान का ये हिस्सा है। अच्छा, तो एक तो वो जगह तो तब्दील होना बड़ा ज़रूरी था वैसे, मतलब ऑन लाइटर साइड पे कह रहा हूँ। नो, इट्स ज़ाहिर है मियाँ साहब आ रहे थे और आसिफ जरदारी, एक तो देखें पाकिस्तान में जो इस वक्त माहौल है, जहाँ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इस वक्त है और आइंदा आने वाले हफ्तों महीनों में जो डेवलपमेंट्स हैं इंक्लूडिंग इलेक्शंस, तो उस हवाले से जाहिर सी बात है। और एक ज़ाहिर है 9 मई का वाक़या हुआ है, उसकी वजह से पीटीआई में मुश्किलात हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इमर्ज हो रही हैं और कई चीज़ें जो हैं अभी तक कम्प्लीटली इमर्ज नहीं हुई है। एंड बोथ आसिफ जरदारी एंड मियां नवाज शरीफ जो हैं, इन दोनों को एक बहुत अहम रोल प्ले करना है पाकिस्तान को ठीक करने के हवाले से, इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए। तो उनका मिलना इस वक्त भी इत्तेहादी हैं। ज़ाहिर है हुकूमत में आइंदा क्या शक्ल होगी वो तो बातचीत के बाद तय होगा कि किस तरह से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग आपस में क्या सीट एडजस्टमेंट करती हैं या इत्तेहादी के तौर पर लड़ती हैं या अगर अलग अलग लड़ती हैं। ये कंफर्मेशन है क्योंकि आज ये खबर चली है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून से चंद सीटें मांग ली हैं, मतलब कमर ज़मान कायरा हो गए, नदीम अफजल चांद हो गए, गिलानी ख़ानदान की मुल्तान की सीटें हो गई। इन सीटों के ऊपर नून लीग से दरख्वास्त की गई है कि यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स खड़े मत करें इनके सामने। पीपल्स पार्टी का ख्वाहिश रही है ये, जाहिर सी बात है, इसको आप डिसमिस तो नहीं कर सकते। वो पंजाब में जब से पिछले 20-25 साल से पीपल्स पार्टी की कोई भी प्रेजेंस नहीं रही है। उनके लीडर्स जिस तरह कायरा साहब का आपने ज़िक्र किया, चंद साहब का आपने ज़िक्र किया, उनके अच्छे वोट वो लेते रहे हैं लेकिन उस तरह से जीत नहीं सके हैं। तो एक फॉर अ नेशनल पार्टी जाहिर सी बात है पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसमें प्रेजेंस होना ज़रूरी है, लेकिन PMLN को भी ये देखना है कि हम कितनी हद तक सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बदले में हमें किस चीज़ का पॉलिटिकल फ़ायदा हो सकता है। सिंध में फॉर एग्ज़ाम्पल सीट एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी किस हद तक एग्री करती है या नहीं करती है। तो ये ऑब्वियसली ये इनिशियल वो है, ये तो हमें पता है कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश रही है कि वो चंद सीटों पर सीट एडजस्टमेंट ज़रूर करे और बाकी सीटों पर वो डायरेक्ट PMLN के साथ आपका ताल्लुक वैसे कराची से, लेकिन मुस्लिम लीग नून सिंध तो वैसे ही इस वक्त काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में लग रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया इस ओहदे से, सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से। मुस्लिम लीग नून तो इस मोड में इस वक्त लग रही है
जैसे गिव एंड टेक नहीं बल्कि गिव ही गिव है। चेयरमैन पीसीबी की स्लॉट भी आप लोगों को विकेट करनी पड़ी, 25 अरब के ऊपर भी आप लोगों को घुटने टेकने पड़े। मुस्लिम लीग नून लग रहा है कि बहुत ज्यादा दे रही है अपनी पोजीशन से। ये ऐसा मेरा ख्याल है इम्प्रेशन तो हो सकता है, लेकिन सिंध के हवाले से मैं पहले क्लैरिफाई कर दूँ। सिंध में मिफ्ता इस्माइल जाहिर सी बात है वो उन्होंने छोड़ा है अपनी पोजीशन से, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा चंद दिनों में और हफ्तों में बहुत भरपूर अंदाज से आपको सिंध में हमारी PMLN के प्लेटफॉर्म से पॉलिटिक्स नज़र आएगी, कराची में, अंदरून सिंध, दोनों जगह। अब वो जाहिर सी बात है वो फाइनल क्या शेप इख्तियार करती है वो तो बात की बात है, बट बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा है और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि PMLN को, क्योंकि उसकी एक और वजह भी है मंसूर, जिस तरह से मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से कह रहा था, एक अजम्पशन है इस वक्त जिस तरह से लग रहा है कि PMLN विल बी द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी इन द इलेक्शंस, नेक्स्ट इलेक्शंस जो होंगे, और वो उसका राइट होगा हुकूमत बनाने का इस्लामाबाद में। फॉर अ नेशनल पार्टी और फेडरल हुकूमत बनाने वाली पार्टी को चारों सूबों में अपनी प्रेजेंस होनी चाहिए। ये एक पाकिस्तान के हवाले से भी, एक फेडरेशन के हवाले से भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नंबर ऑफ़ सीट्स के हमने यहाँ कितनी लेनी है, और हम समझते हैं हम साइजेबल नंबर ऑफ़ सीट्स भी ले लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कोशिश करते हुए नज़र आएँ और अपनी प्रेजेंस कराची में और अंदरून सिंध, और एक स्पेस भी क्रिएट हुई है। जिस तरह से कराची में 14 सीटें ली थी, जैसे कैसे भी ली थी PTI ने पिछले 2018 के इलेक्शन में, तो वो एक स्पेस तो है मिडिल क्लास एजुकेटेड जो तबका है, एंड आई थिंक वो आप देखेंगे चंद दिनों में, चंद हफ्तों में हमारी प्रेजेंस नज़र आएगी। जुबैर साहब, तो सिर्फ गिव एंड गिव नहीं होगा, गिव एंड टेक होगा, गिव एंड टेक होगा। अच्छा ये बताइए, पार्लियामेंट के एक्ट से आज एक नया कानून जो है वो मंजूर हो गया है, और नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो ताहयात पाबंदी थी और जहांगीर तरीन के ऊपर भी जो पाबंदी थी, अब वो 5-5 साल तक जो है महदूद हो गई है। क्या पार्टी के लॉयर्स विंग को या जो लॉ के मामला को देखता है, क्या उनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए जो है वो तमाम तर तैयारियां पूरी करें? ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं? जी, बिकॉज उसके दो साइड है ना मंसूर, आपको तो पता है, लेकिन नाजरीन के लिए एक तो डिस्क्वालिफिकेशन थी, जो कि जाहिर सी बात है गलत डिस्क्वालिफिकेशन थी, फॉर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन 28 जुलाई 2017 को जो हुई थी, उसका कोई बेसिस था नहीं, बट वो हम जाहिर है बहुत डिस्कस कर चुके। तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का जो तलवार थी वो तो हट चुकी है इस कानून के बाद। जो दूसरी चीज़ है कि आपको पता है उनकी कन्विक्शन भी हुई थी, और एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस में उनको ज़बरदस्ती करप्शन रिलेटेड केस में उनको कन्विक्शन हुई थी, तो उसको भी ओवरटर्न करना है, और उसको जाहिर है उसके लिए जो हमारे कानूनी माहिरीन हैं वो उसको स्टडी कर रहे हैं कि उसको फास्टेस्ट तरीके से और सबसे अच्छे ऐसन तरीके से कैसे हम कर सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो एलिजिबल हों 2023 के इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए। वो बहुत ज़रूरी है PMLN के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि जी मियां नवाज शरीफ अपना भरपूर रोल प्ले करें। आफ्टर ऑल वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, और उनको इतने ज़्यादा इलेक्शंस में 2002 के इलेक्शन में बाहर रखा गया, 2008 के इलेक्शन में बाहर रखा गया, 2018 के इलेक्शन में बाहर रखा गया हुई है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और जाहिर बात है इंप्रेशन तो यही पड़ रहा है कि पूरी पार्लियामेंट ने एक्चुअली सिर्फ 2 अफराद को ये रिलीफ देने के लिए यह कानून मंजूर किया। एक तो रिलीफ 2 को है या 50 को है, मेन चीज़ ये है कि गलत कानून था, कानून की गलत इंटरप्रिटेशन की गई जब जजेस ने फैसला सुनाया। मियां नवाज शरीफ को तो बिल्कुल कोई केस बनता ही नहीं था, वो हम सबको पता है क्यों किया गया था, वो तो अब तमाम चीज़ें बाहर नज़र आ रही हैं। जो जहांगीर तरीन साहब को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था वो इमरान खान को बचाने के लिए किया था। एक बैलेंसिंग एक्ट किया गया था कि जी ये ना लगे फिर सब क्वेश्चन उठाएंगे कि जी मियां नवाज शरीफ के लिए तो आपने कानून की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल डिफरेंट की थी, और जब ये जहांगीर तरीन और इमरान खान का वक्त आया तो आपने बिल्कुल ही उल्टा। तो वो इमरान खान को बचाने के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर जहांगीर तरीन रगड़े में आ गए और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो अगर कोई और तीसरा भी होता है या चौथा भी होता है, बात ही है कि मर्डर केस में आपको 14 साल की सज़ा है और एक बेटे से तनख्वाह न लेने के केस में आपको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन।
ये कौन सी, किसी जगह नहीं होता, दुनिया में किसी जगह नहीं। उन जजेस को भी पता जिन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, और हिस्ट्री में वो एक ब्लैक चैप्टर एक ऐड हुआ था 2017 में। जैसे पहले बहुत से जो फैसले आए थे जस्टिस मुनीर के या उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के और दूसरे जो भी केसेस के फैसले आए थे, तो मेरा ख्याल है वो एक बदनुमा दाग है हमारी जुडिशल हिस्ट्री का, और उसको सही करना ज़रूरी था। अच्छा जुबैर साहब, ये बताइए, क्या इस वक्त, जारी बात है मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हो रही हैं, इस पर भी क्लैरिटी दीजिएगा, क्या हुकूमत सिंसियरली इस वक्त सोच रही है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा दिए जाए, असेंबली अपनी जो मुकर्ररा मुद्दत है उससे पहले ही असेंबली को तहलील कर दिया जाए? देखिए उसमें पॉइंट ये है कि अगर पहले तहलील होता है तो वो 90 दिन का पीरियड चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर अगस्त से पहले, अगर जुलाई में करेंगे तो फिर भी अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, और अगर अगस्त के मिडल में करेंगे जब असेंबली अपना पीरियड पूरा करती है, टेन्योर पूरा करती है, तो फिर भी अक्टूबर में होंगे। तो उस हिसाब से तो डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर ये ज़रूर हो सकता है, जो कानूनी तौर पर हुकूमत के पास चॉइस है कि अगस्त की 10 तारीख को मिसाल के तौर पर तहलील करें तो फिर नवंबर में इलेक्शन होंगे, तो लेट तो हो सकते हैं। पहले होने का इस वक्त तो मेरा ख्याल है कोई अब टाइम ऐसा रहा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिन पहले कर लेंगे। अभी आप जुलाई में अगर आप असेंबलियाँ तोड़ते हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में भी अगर लेट्स सपोज, तो फिर भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इलेक्शंस होंगे। सो इट मेक्स नो डिफरेंस। तो कम से कम वो जो एक दो चीज़ें पेंडिंग चीज़ें हैं, सबसे अहम उसमें IMF का है, उसको अगले 1.5 महीने में जितनी भी एफर्ट करके उसको ऑन बोर्ड ला के, ताकि केयर टेकर सेटअप जब आए तो वो उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखे और ये ना करे कि जी उसको बिल्कुल रोक दे। तो लेकिन केयर टेकर को अगर आप 2 दिन के बाद हैंड ओवर करेंगे तो उनका क्या इंटरेस्ट होगा, उनको तो पता भी नहीं होगा कि इस वक्त हम किस तरह से जाएं। जुबैर साहब, लास्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टली फॉर यू, नॉट फॉर द पार्टी। आपके लिए सवाल है, आपके भाई असद उमर साहब आजकल कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे उनकी अपनी जमात से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो एक भाई होने के नाते उनको दावत देंगे कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं? नहीं, मेरा ख्याल है मैं तो नहीं दावत दूंगा, उनकी अपनी सोच है। चले मैं तजवीज़ का लफ्ज़ दे देता हूं, उनके लिए बेहतरीन चीज़ के नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि PMLN में इस वक्त ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि PTI बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको पता है मेरा ख्याल है मुश्किलात में इजाफा ही होगा। तो इस वक्त तो आई थिंक उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि अपने आप को उस खान साहब ने जो किया है, जिसकी सज़ा पूरी पार्टी को मिल रही है, और भी मैं सिर्फ खान साहब का नहीं कह रहा, बाकी लोगों का भी ज़ाहिर है उसमें कंट्रीब्यूशन है, वो बयानियाँ बनाने में जिसकी वजह से टकराव हुआ। तो वो अब आई थिंक दिस इज़ नॉट रियली अ टाइम फॉर हिम टू डू फुल टाइम पॉलिटिक्स फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हलचल मची हुई है। कानूनी तौर पे तमाम मामला को जो है वो ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अब दुबई के अंदर जो मुलाकातें हो रही हैं, कहा यही जा रहा है कि अनकरीब उसका फल भी जो है वो इन दोनों जमातों को मिलना शुरू हो जाएगा, और कोई ना कोई राह हमवार होगी नवाज शरीफ साहब की वापसी की और उसके बाद इलेक्शंस की भी। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।